स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि व्यर्थ ठहराव क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि व्यर्थ ठहराव ऐसे ठहराव होते हैं जिनको कि कानून के जरिए क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता। एन एग्रीमेंट नॉन इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। सेक्शन 2 अंडर सेक्शन जी के अनुसार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, जिनको कानून के द्वारा क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता, ऐसे ठहराव व्यर्थ ठहराव होते हैं। क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता, इसलिए पक्षकारों का कोई दायित्व, कोई ऑब्लिगेशन भी पैदा नहीं होता है और सही मायने में ऐसे ठहरावों का कोई लीगल एग्जिस्टेंस, कानूनी अस्तित्व ही नहीं होता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे कौन कौन से ठहराव हैं जो कि व्यर्थ ठहराव माने जाते हैं या व्यर्थ ठहराव होते हैं। उसमें पहला है असक्षम व्यक्तियों द्वारा किए गए ठहराव या कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति द्वारा किए गए ठहराव। एग्रीमेंट मेड बाय द इनकॉम्पिटेंट पर्सन और एग्रीमेंट मेड बाय द डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। आपको मैंने अनुबंध की क्षमता के वक्त बताया था कि ऐसे व्यक्ति जिसको अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, उनके द्वारा अगर कोई ठहराव किया गया है तो वो व्यर्थ होता है। जैसे मैंने बताया था कि अवयस्क हो, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति हो, या कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको कि कानून के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, उनके द्वारा अगर कोई ठहराव किया गया है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, उसका कानूनी प्रभाव नहीं होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की सेक्शन 11 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं, इनका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होता है। सेकंड कैटेगरी में है कि महत्वपूर्ण तथ्यों पर द्विपक्षीय गलती पर आधारित ठहराव। एग्रीमेंट्स मेड अंडर द बायलैटरल मिस्टेक एज टू मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट के बारे में दो पक्षकार अगर गलती पर होते हैं, दोनों पक्षकार गलती पर होते हैं, तो ऐसे किए गए ठहराव व्यर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को कोई मकान बेचने का एग्रीमेंट किया। एक्स व्यक्ति का वो मकान अपने फादर के नाम था। अब उसके 3 सिस्टर्स भी हैं, 2 और भाई भी हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में एक्स व्यक्ति स्वयं अकेला उस मकान को बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। उसको गलतफहमी ये थी कि वो बेच सकता है, उसको सेलिंग पावर्स है, जबकि सेलिंग पावर्स इसलिए नहीं है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सभी की कंसेंट से बेची जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसने एग्रीमेंट कर लिया गलती की वजह से, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा, क्योंकि और जो वाई खरीदने वाली पार्टी है उसको ये था कि ये बेच सकता है। तो दोनों पक्षकार एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में गलती पर थे, तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। तो व्यर्थ ठहराव अगर दोनों पक्षकार किसी कानूनी बिंदु पर गलती करते हैं तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। थर्ड कैटेगरी में ठहराव जिनका उद्देश्य और प्रतिफल अवैधानिक हो। एग्रीमेंट्स ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। सेक्शन 23। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था कि ऐसे ठहराव जिनका प्रतिफल और उद्देश्य दोनों इल्लीगल हो, कानून जिसकी परमिशन नहीं दे, अगर ऐसा ठहराव किया गया है तो वो ठहराव व्यर्थ होता है, उसका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होता है। उसमें बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिए थे, तो वो सब इस पे लागू होते हैं। फोर्थ है कि ऐसे ठहराव जिनका उद्देश्य और प्रतिफल आंशिक रूप से अवैधानिक हो और जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकते। एग्रीमेंट्स ऑफ विच कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लॉफुल पार्ट। ऐसे ठहराव जिनके अंदर आंशिक रूप से अवैधानिक हो और आंशिक रूप से वैधानिक हो, तो ऐसे ठहराव जिनका प्रतिफल उद्देश्य आंशिक रूप से अवैधानिक हो लेकिन उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो ऐसे ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। ऐसे ठहराव का भी कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होता है। बिना प्रतिफल के किए गए ठहराव कुछ अपवादों को छोड़कर। एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन विद सर्टेन एक्सेप्शंस। आपको मैंने सर्टेन एक्सेप्शन से बताए थे, उन अपवादों को छोड़कर अगर बिना प्रतिफल के कोई ठहराव किया गया है तो वो व्यर्थ होता है। उस अपवाद में मैंने बताया था गिफ्ट के एग्रीमेंट हैं, डोनेशन के हैं, म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन से किए गए ठहराव हैं, वो लॉफुल हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा अन्य कोई ठहराव अगर किया गया है बिना प्रतिफल के, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं। 6 कैटेगरी में आता है कि विवाह में व्यवधान डालने वाला। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सेक्शन 26। हर व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार है और लीगली विवाह करने का अधिकार है, और लीगली विवाह के अंदर किसी को व्यवधान उत्पन्न करने की कोई शक्तियां हासिल नहीं है।
अगर कोई ऐसा ठहराव किया गया है जो कि किसी शादी के अंदर किसी विवाह में व्यवधान डालने से संबंधित है, तो ऐसा ठहराव अवैधानिक होने की वजह से व्यर्थ होता है। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27, किसको हर व्यक्ति को कानूनी रूप से व्यवसाय करने का अधिकार है। कानूनी रूप से व्यवसाय करने का अधिकार है। उस कानूनी रूप से किए गए व्यवसाय में अगर कोई पार्टी रुकावट डालने का या कोई मज़ाहमत करने का या कोई इंटरफिरेंस करने का कोई ठहराव करती है, तो चूंकि ये एक्ट अनलॉफुल है, गैरकानूनी काम है, तो ऐसे कार्य के संबंधित ठहराव हमेशा व्यर्थ माने गए हैं। विधिक कार्य में रुकावट डालने वाले ठहराव सेक्शन 28 है ना। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायालयों को न्यायिक क्रियाएं निर्बाध रूप से करने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति लीगल प्रोसीडिंग्स में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है या अनावश्यक उसको रुकावट डालता है, उसका लीगल राइट्स को एंजॉय करने के अंदर रुकावट डालता है, तो रुकावट डालने का ठहराव करता है, तो ऐसे ठहराव हमेशा व्यर्थ होते हैं। अगला है अस्पष्ट अर्थ वाले ठहराव, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन सेक्शन 29। अगर अस्पष्ट अर्थ वाले ठहराव होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो भी व्यर्थ होते हैं। जैसे एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को कहा कि मैं आपको 1 टन तेल बेचूंगा। अब तेल, ऑयल कितने तरह का हो सकता है? ईडेबल ऑयल हो सकता है, नॉन ईडेबल ऑयल हो सकता है। नॉन ईडेबल ऑयल भी कई वेराइटी के हो सकते हैं। कोई जेट फ्यूल हो सकता है, कोई पेट्रोल हो सकता है, कोई डीजल हो सकता है। और ईडेबल ऑयल के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी है, कई अलग के कैटेगरी के हो सकते हैं। तो इस तरह के जो ठहराव है जिसमें मीनिंग, जो महत्वपूर्ण शब्द है उसका अर्थ ही तय नहीं है, तो ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं। फिर अगला है बाजी के ठहराव, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर। बाजी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, हिंदुस्तान जीतेगा तो मैं आपसे पैसे लूंगा, और पाकिस्तान जीतेगा तो आप मेरे से पैसे लोगे। इस तरह के जो ठहराव होते हैं जिसमें बाजी लगाई जाती है, एक व्यक्ति बाजी लगाता है, ऐसे ठहराव भी व्यर्थ घोषित किए गए हैं, क्योंकि इससे सार्वत्रिक रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है समाज को। असंभव घटना पर आधारित ठहराव, ऐसे ठहराव जो कि असंभव घटना पर आधारित है, इम्पॉसिबल इवेंट्स सेक्शन 36। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि असंभव होती है, वो घटना संभव नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है। अब वो कोई एक ठहराव करे कि नहीं पश्चिम में उगेगा, या कोई ऐसा ठहराव करे जो कि इम्पॉसिबल है, या कोई आदमी की डेथ होगी और उसको जिंदा करने के लिए ठहराव करता है, तो चूंकि इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, और इस तरह के ठहराव जो होते हैं विवर्त होता है, क्योंकि इनका मीनिंगफुल, इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो असंभव कार्य को करने वाले ठहराव, असंभव घटना पर आधारित ठहराव, ऐसे ठहराव जो कि असंभव घटना पर आधारित होती है, जो घटना संभव ही नहीं है, उस घटना पर आधारित जो ठहराव होते हैं वो हमेशा व्यर्थ होते हैं। असंभव कार्य को करने वाले ठहराव, असंभव कार्य, जो कार्य किया जाना संभव नहीं, जैसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया था आपको, तो उसके बारे में किए गए ठहराव भी हमेशा व्यर्थ होते हैं। अवैधानिक कार्य के पारस्परिक ठहराव, सेक्शन 57, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू डू द थिंग्स इलीगल। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से कोई ठहराव करता है जिसमें वो ऐसे कार्य करने के लिए ठहराव करता है जो दोनों ही इलीगल है। एक व्यक्ति स्मगलिंग का माल लाके वाई को बेचता है, वाई बीच में कहता है कि आपको उसके बदले के अंदर मैं चोरी किया हुआ सोना दूंगा। तो दोनों ही एक्ट है, दोनों ही एक्ट जो है इलीगल है, और ऐसी वजह से दोनों ही तरह के ठहराव हमेशा व्यर्थ होते हैं। तो स्टूडेंट्स से मैंने डिस्कस किया कि व्यर्थ ठहराव क्या होते हैं। व्यर्थ ठहराव एक तरह से नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, कानून के द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, और इनका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होता है, और इसमें इलीगलिटी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जो पाई जाती है कि वो वैधानिकता नहीं होती है जिसकी वजह से उसको क्रियान्वित कराया जा सके। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। थैंक यू।